बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजीज पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के मशहूर उर्दू कॉलम निगार जावेद चौधरी अलमारूफ जेदा चंगड़ साहब ने एक कॉलम लिखा है। हस्बे मामूल जावेद चौधरी को आदत है कि वो लंबी लंबी कहानियां पेश करते हैं। कुछ कहानियां वो खुद तख्लीक करते हैं और कुछ कहानियां वो मुस्तार लेते हैं, उधार लेते हैं, किसी की नकल करते हैं। ये भी एक ऐसी कहानी है जिसको जावेद चौधरी साहब ने खुद बनाने की कोशिश की है। हमारी बदकिस्मती ये है कि जब सन 2002-3 में पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंकलाब आया, पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक फ्लड गेट जनरल मुशर्रफ ने खोल दिया। दरहकीकत पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की सहाफत इस तूफान के लिए, इस हंगामा खेजी के लिए, इस बड़े सहाफती इंकलाब के लिए तैयार ही नहीं थी, जिसका नतीजा निकला कि हमारी बदकिस्मती से बहुत से ऐसे लोग जो कि बुनियादी तौर पे अखबारों के रिपोर्टर्स थे या सालेहा साल से वो उर्दू के अखबारात में घिसे पटे किस्म के कॉलम लिखा करते थे और ताकतवर लोगों से छोटे छोटे लिफाफे लेकर अपनी गुजर औकात करते थे, उन लोगों को टीवी चैनल्स पर आकर बैठने का मौका मिल गया। और फिर हमारी इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि जावेद चौधरी जैसे लोगों को प्राइम टाइम प्रोग्राम मिल गए। कई साल इन्होंने पाकिस्तान के लोगों को यूं ही बेवकूफ बनाया। इनकी कहानियां सुनाने और बनाने पर बहुत सी मीम्स बन चुकी हैं और एक खासा चलता फिरता लतीफा है। आजकल जेदा चंगड़ साहब सहाफियों की उस खास ब्रांड में से हैं जो कि आले शरीफ की जेब की घड़ी हैं। आले शरीफ इनको भारी लिफाफे देते हैं और इनकी वजह से और आले शरीफी की वजह से इनके चैनल मालकान को भी करोड़ों रुपए के इश्तिहारात मिलते हैं। इसीलिए जो जो लंदन प्लान अपने बिगाड़ की तरफ जा रहा है और बहुत सा वो कुछ हो रहा है या होने जा रहा है जिसकी लंदन प्लान बनाते वक्त उम्मीद नहीं थी, तो इन सहाफियों में भी शदीद किस्म का इस्तराब और बेचैनी और टेंशन की एक लहर दौड़ती जा रही है। ये लोग खासे परेशान हैं और इनमें गरीदा फारूकी, कामरान शाहिद, हामिद मीर और इन जैसे बहुत से दीगर सहाफी हैं। बहुत सारे ऐसे जिनका मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, बिकॉज वो इसका काबिल नहीं है। लेकिन जेदा चंगड़ साहब ने आज एक नई कहानी लिखी है। सबसे पहले तो उन्होंने तारीख पे हाथ साफ किया और खुद को एक तारीख के फिलासफर के तौर पे पेश किया। हालांकि नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि अखबार का सहाफी होना, रिपोर्टर होना एक अलग मामला है, मगर एक तारीख का आलिम और उस्ताद होना या तारीख के फलसफे पर गहरी निगाह रखने वाला और होता है। बहरहाल जेदा चंगड़ साहब फरमाते हैं अपने इस कॉलम में, उस कहानी को भुट्टो से स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं जी कि भुट्टो एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार था, दुरुस्त फरमाया उन्होंने। कहां वो फरमाते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक ने जिस तरीके से भुट्टो को फांसी दी, अगर जनरल ज़ियाउल हक ऐसा ना करते तो 1980 तक भुट्टो का सियासी कैरियर खत्म हो जाता। मैं यहां तक तो उनकी इस बात से एग्री करता हूं कि भुट्टो को फांसी नहीं देनी चाहिए थी, भुट्टो को अपनी सियासी मौत खुद मरने देना चाहिए था। मगर मैं इस बात से कतई भी एग्री नहीं करूंगा कि भुट्टो 1980 में खत्म हो जाता। भुट्टो एक सियासी हकीकत थी। भुट्टो मगरबी पाकिस्तान के लाखों लोगों के दिलों में बस चुका था। उसके बाद नारे जैसे इस्लाम, सोशलिज्म और रोटी कपड़ा और मकान, और जो उन्होंने जरी इस्लाहात के जो नारे लगाए और जो उन्होंने सरकारी तालीम मुफ्त की, ज्यादा तालीम का बेड़ा गर्क किया, इस तरीके से उन्होंने सनतों को कौमियाया और उसके जरिए पाकिस्तान के सनती ढांचे को तबाह बर्बाद किया। इन सब वजूहात से वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मखसूस तबके के दिलों की धड़कन थे, इसलिए कहना तो दुरुस्त है। उसके बाद वो इसको नवाज शरीफ, इमरान खान से मिलाते हैं। वो दरमियान में एस्टैब्लिशमेंट के नवाज शरीफ को लाने, नवाज शरीफ को काट के उल्लू की तरह चलाने, फिर नवाज शरीफ के साथ 3 दफा
3 دفعہ جناب نواز شریف کے ساتھ زیادتی کرنے، ان کو کبھی جدہ، کبھی لندن اور کبھی کہیں اور بھاگ جانے پر مجبور کرنے کا ذکر نہیں کرتے۔ وہ بھٹو سے سیدھا عمران خان پہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ جس طریقے سے سن 2018 میں اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو لائی، در حقیقت یہ بھٹو ہی کو لانے کے طریقے سے تھا۔ ان کے خیال میں عمران خان اس وقت اتنے میچور نہیں تھے کہ ان کو اقتدار میں آنا چاہیے تھا۔ ہاں ظاہر ہے جو بندہ لوٹ مار کے طریقے نہ جانتا ہو، جو بندہ ٹھیکوں میں اربوں روپے کے کمیشن نہ لینا جانتا ہو، جو بندہ اورنج ٹرین اور میٹروز کے نام پہ بیرون ملک 30 40 ارب کے کمیشن وصول نہ کرنا جانتا ہو، جس کے لندن میں فلیٹس نہ ہو، جس کے دنیا کے 17 ممالک میں 3000 ارب روپے کے اثاثے نہ ہوں، وہ یقیناً ان کے نزدیک ایک نالائق آدمی تھا۔ ان کا خیال ہے کہ عمران خان کو وقت پر لانے سے پہلے ہی کی وجہ سے ہی ملک میں بگاڑ آیا۔ عمران خان ملک کے حالات کو کنٹرول نہیں کر سکے، ملک تباہی کے رستے پر چل پڑا، ملک میں بے روزگاری بڑھ گئی اور ملک برے حال میں چلا گیا۔ اب بہت کون ناہنجار انسان ہوگا جو جیدے چنگڑ کی اس بات کو شرف قبولیت بخشے گا۔ سب جانتے ہیں کہ جب آلے شریف گئے تو پاکستان کے ریمیٹنسز 23 ارب ڈالر اور پاکستان کی امپورٹس 25 ارب ڈالر تھیں، جو عمران خان کے 3.5 سال میں بالترتیب 31 اور 32 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں۔ وہ شرح نمو جو 3% سے کم تھی، وہ عمران خان کے آخری 2 سالوں میں 6% پر رہی۔ یہ کہنا کہ عمران خان سیاسی طور پہ فیل ہو چکا تھا، یہ بہت بڑا دھوکہ اور جھوٹ ہے۔ یقیناً بعض باتوں کی وجہ سے پیٹرولیم کی مصنوعات کی اس وقت 150 روپے لیٹر اور آٹے کے 55 روپے کلو اور 16 روپے کے بجلی کے یونٹ پر مہنگائی کا شور مچانے والا یہی وہ میڈیا تھا، یہی وہ لفافی صحافی بریگیڈ تھا جنہوں نے قوم کے ایک مخصوص حصے میں اس طرح پیدا کیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ عمران خان اس وقت بھی انتہائی پاپولر تھے، اور اس سے بڑی حقیقت یہ تھی کہ 1918 میں اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو نہیں لائی، بلکہ در حقیقت آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھا کر 4 سے 5 گھنٹے کے دوران پی ٹی آئی کی تقریباً 35 سے 50 سیٹوں کو اس سے چھین لیا گیا، کیونکہ یہ واضح طور پہ رات کو 11:30 بجے یہ واضح طور پہ دکھائی دے رہا تھا کہ عمران خان سادہ اکثریت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس بحث کو ہم کسی اور موقع کے لیے رکھتے ہیں۔ اس سے آگے جیدہ چنگڑ صاحب فرماتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جس بے ڈنگے طریقے سے عمران خان کو لائے، اسی بے ڈنگے طریقے سے انہوں نے پی ڈی ایم کی مدد سے عمران خان کو گھسیٹ کر اس کی کرسی سے اتارا۔ یہاں میں بالکل ایگری کرتا ہوں، انتہائی بے ڈنگا بےہودہ طریقہ تھا جس طریقے سے انسانوں کی بولیاں لگائی گئیں، اراکین اسمبلی کو خریدا گیا، انہیں جانوروں کی طرح سندھ ہاؤس میں بند کر کے ان کی قیمت لگائی گئی۔ یہ بہت بےہودہ طریقہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو عمران خان اپنی سیاسی موت آپ مر جاتا۔ کرنے تو دیتے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ چونکہ عمران خان نے ڈیلیور کرنا شروع کر دیا تھا اور وہ فارن ریمیٹنسز، سرمایہ کاری، صنعتوں کے چلتے ہوئے پہیے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں 8% سے زیادہ کی گروتھ، زراعت میں 4% سے زیادہ کی گروتھ اور مجموعی طور پر 6% سے زیادہ کی گروتھ کی وجہ سے وطن کے دشمن، وطن فروش غداروں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب عمران خان ڈیلیور کرنے جا رہا ہے، اور اگر اس نے 1.5 سال اور حکومت کر لی تو وہ اس معیار کی عوامی خدمت کرے گا، اس طرح کی ترقی ڈیلیور کرے گا کہ جس کے بعد اس کو ہرانا ناممکن ہو جائے گا۔ اسی لیے عمران خان کو جلد بازی میں ریموو کیا گیا۔ اس سے آگے جیدہ چنگڑ صاحب فرماتے ہیں کہ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عمران خان اب ایک انتہائی مقبول لیڈر بن گئے ہیں۔ اچھا، یہاں وہ ان کو ایک مقبول لیڈر مانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا قد اب اس قدر بڑھتا جا رہا ہے اور جو گھٹیا اور غیر اخلاقی حرکتیں عوامی سطح پر پچھلے 20-21 مہینے میں کی گئی ہیں، اس سے عمران خان کا قد اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ کسی وقت بھی جیل کی چھت پھاڑ کر باہر آ سکتا ہے۔ یہاں تک تو بات درست ہے۔ یقیناً پاکستانی عوام کی بالعموم اور پنجاب کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بالخصوص جو تذلیل کی گئی ہے، اس طریقے سے ان کی عزتوں، ان کی حرمتوں کی پامالی کی گئی ہے، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے،
जिस तरह पंजाब के 13 करोड़ लोगों को जानवरों की तरह और कीड़ों मकोड़ों की तरह जलील करके कुचला गया है, मसला गया है, बिल्कुल उससे इमरान खान का कद यकीनन बड़ा है और अवाम की नजरों में उन सब के कद छोटे हो गए हैं, वो सब बोने हो गए हैं, वो सब काबिल नफरत हो गए हैं जिनकी कल तक अवाम इज्जत करते थे और जिनको अवाम सीने से लगाते थे। आगे जेदा चंगड़ साहब फरमाते हैं कि अगर इमरान खान एक इलेक्शन जीत कर आ जाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, आने दें उनको, लेकिन फिर साथ ही कहते हैं कि ये याद रखें अगर इमरान खान आएगा तो वो 2/3 अक्सरियत, जी हां मैं तो समझता हूं 3/4 से आएगा, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कराची और बलोचिस्तान को मुकम्मल तौर पर स्वीप करेगा। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं जी 2/3 से आएगा। उसके बाद इमरान खान पाकिस्तान की गलियों में, खेलों के मैदानों में, ग्राउंडों में, हर जगह लोगों को फांसियां लगाना शुरू कर देगा, इंतकाम लेना शुरू कर देगा। और समझते हैं कि जेदे चंगड़ को भी फांसी दे दी जाएगी, दी तो जानी चाहिए। जिस तरीके से इन बदबख्तों ने अपने कलम और जमीर फरोशे हैं, इन लोगों को वाकई फांसी के फंदों में लटकाना चाहिए। लेकिन बहरहाल लानत भेजे जेदे चंगड़ पे। तो वो फरमाते हैं कि इमरान खान साहब इतनी फांसियां देंगे कि फिर उसके नतीजे में उनका मुजीबुर रहमान वाला अंजाम हो जाएगा। मगर फिर वो सवाल उठाते हैं कि क्या उस वक्त पाकिस्तान बाकी होगा। जेदा चंगड़ साहब, आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक तो पाकिस्तान कहीं जाने वाला नहीं, वो इंशाल्लाह कायम दायम रहेगा। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान को और पाकिस्तानी कौम की तौहीन की जा रही है, उससे यकीनन पाकिस्तान को शदीद खतरात हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल इस खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई दहशतगर्दी है और इस्लामाबाद के दिल में बैठे हुए वो बलोच औरतें, बच्चे हैं जो मिसिंग पर्सन्स के लिए आए हैं और इस वक्त वो ऐसी बातें कर रहे हैं अदारों और रियासत के खिलाफ कि जिनको सुनकर दिल दहल जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले अल्लाह ताला की तरफ देखने लगते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरे वतन पर रहम फरमा और मेरे वतन पर जो इस वक्त बलाएं और जो नहुसतें मेरे वतन पर मुसल्लत हैं उनसे पाकिस्तान को रहम फरमा। अल्लाह जेदे चंगड़ जैसे लोगों को मजीद गुलकारियां करने की तौफीक दे ताकि अवाम के सामने मजीद नंगे हो। इंशाअल्लाह इस पर मजीद बात करेंगे। अल्लाह पाकिस्तान और आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया, वस्सलाम।